छलियापुर नाम के गांव में चंदन नाम का एक आदमी रहता था। चंदन बहुत ही दयालु और भला आदमी था। वो हमेशा किसी न किसी की मदद करता रहता था। चंदन की इसी मदद करने वाली आदत के कारण गांव के सभी लोग उसको बहुत मानते थे। चंदन के परिवार में उसके अलावा उसकी पत्नी और एक बेटी थी। चंदन की पत्नी का नाम रीमा था, जो चंदन के स्वभाव के बिल्कुल विपरीत थी। जिस तरह चंदन को दूसरों की मदद कर खुशी मिलती थी, उसके विपरीत रीमा कभी किसी की मदद नहीं करती थी। चंदन की पत्नी रीमा को चंदन की इस मदद करने वाली आदत से बहुत चीड़ होती थी। वो हमेशा चंदन को दूसरों की मदद करने के लिए भला बुरा बोलती रहती थी। एक दिन इसी तरह चंदन अपने खेत पर काम कर और गांव वालों की मदद कर घर थोड़ी देरी से पहुंचता है। उसके घर पहुंचते ही रीमा उसको ताने मारना शुरू कर देती है। देखो देखो, आ गए दानवीर कर्ण के चचेरे भाई। इनसे अपना काम तो पूरा नहीं होता है, पर दूसरों की मदद करने बोलो तो उसमें आगे रहते हैं। रीमा जब चंदन को ताने मार रही होती है, उस वक्त उसकी बेटी वहीं बैठकर खेल रही होती है। अरे रीमा, कम से कम बच्ची के सामने तो उल्टी बात मत किया करो। खुशी उठ चल, जा बाहर जाकर खेल। माँ के बोलते ही खुशी बाहर खेलने चली जाती है। और आज गांव में कितनों की मदद करके आए हो? खुद के खेत का काम पूरा हुआ या दूसरों की मदद करने के चक्कर में अपने खेत में काम करना भूल गए? हाँ, अपने खेत की पूरी जोताई तो हो गई है, बस कल जाकर बीज छिड़क दूंगा। तुम मुझे ये बताओ, तुम कितने दिनों से अपने खेत की जोताई कर रहे हो? आज जाकर तुम्हारा जोताई का काम पूरा हुआ है। अब पता नहीं कितने दिन तुम बीजों की बुआई करोगे और पता नहीं कब तक घर में अनाज आएगा। क्या हुआ, तुम आज कुछ ज्यादा उखड़ी उखड़ी सी लग रही हो? हाँ तो क्या करूं, तुमको तो गांव वालों की पड़ी रहती है। कभी तुमने यह जानने की कोशिश की है कि घर में कितने दिन का अनाज बचा है? जाओ और जाकर एक बार रसोई घर में जाकर देखो, खाली 2-3 दिन का राशन है। और हमारे यहाँ पुरखों का खजाना तो नहीं है कि जब मर्जी अनाज खरीद लाए। रीमा को इतना परेशान देख चंदन उसे दिलासा देने की कोशिश करता है। तुम मत चिंता करो, मैं कल खेत में बुआई का काम भी पूरा कर लूंगा और समय मिला तो किराना वाले के पास से घर के लिए राशन भी लेता आऊंगा। पैसे है तुम्हारे पास जो तुम राशन ले आओगे? नहीं, पैसे तो नहीं है, पर देखता हूं उधारी ले आऊंगा और पैसे आने पर राशन के पैसे चुका दूंगा। चंदन की बातों से रीमा का गुस्सा शांत हो जाता है। ठीक है, चलो हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। अगली सुबह चंदन जल्दी उठ खेत पर निकलने के लिए तैयार हो जाता है। चलो रीमा, मैं खेत के लिए निकल रहा हूं, तुम अपना और खुशी का ध्यान रखना। रुको, अपना खाने का डिब्बा तो साथ लेते जाओ। पता नहीं फिर किसी की मदद करने में देर हो जाए। कम से कम खाने का डिब्बा साथ होगा तो खाना याद रहेगा। रीमा फौरन रसोई से खाने का डिब्बा ले आती है। और सुनो, याद रहे आते आते घर के लिए राशन लेते आना। ठीक है, मैं आते आते घर के लिए राशन लेते आऊंगा। चंदन घर से निकलकर सीधा अपने खेत पर जाता है। वो जल्दी जल्दी अपने खेत में बीज छिड़क देता है। चलो, खेत का काम तो हो गया, अब जाकर घर के लिए राशन ले लेता हूं, वरना आज भी रीमा बहुत ताने मारेगी। चंदन अपने खेत से सीधा रमेश काका की राशन की दुकान पर पहुंच जाता है। अरे आओ चंदन बेटा, कैसे आना हुआ? बस काका, घर का राशन खत्म हो गया था तो वही लेने आया हूं। रमेश काका चंदन को सारा राशन निकालकर दे देते हैं। बेटा तुम्हारे पूरे 210 रुपए हुए। काका, फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं है, जैसे ही मेरे पास पैसे आ जाएंगे मैं आकर राशन के पूरे पैसे चुका दूंगा। चंदन को पूरे गांव वाले उसके अच्छे कामों और दूसरे की मदद करने के लिए बहुत प्रेम और आदर करते थे। इसीलिए रमेश काका भी उसे उधार देने से मना नहीं कर पाते। ठीक है बेटा, जैसा तुमको ठीक लगे। चंदन रमेश काका के यहाँ से राशन लेकर अपने घर की तरफ निकलता है। घर की तरफ जाते वक्त रास्ते में मंदिर के सामने चंदन को एक औरत और उसका एक बेटा दिखाई देते हैं, जो मंदिर के सामने बैठकर भीख मांग रहे थे। साहब, गरीब पर दया कीजिए और कुछ दे दीजिए। 2 दिन से बच्चे ने कुछ नहीं खाया है। माँ बेटे की ऐसी हालत देख चंदन का दिल तुरंत पसीज जाता है और वो अपने राशन की थैली उनको दे देता है। ये लो बहन, इसमें कुछ दिन का राशन है, शायद आपकी कुछ मदद हो जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आपने एक भूखे को खाना दिया है। आपके घर कभी अनाज की कमी नहीं होगी। चंदन उनको अपना राशन देकर वहां से घर की तरफ निकल जाता है। घर की तरफ जाते वक्त उसको रीमा का ख्याल आ जाता है। अरे ये क्या, मैंने घर का राशन तो उनको दे दिया है
और घर पर रीमा मेरा इंतजार कर सोच रही होगी मैं राशन लेकर आऊंगा। चलो अब क्या, चलते हैं, देखते हैं, जो होगा सो होगा। चंदन जब घर पहुंचता है तो देखता है रीमा उसका इंतजार कर रही होती है। आ गए आप? चलिए हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। रीमा जब चंदन को सीधा खाना खाने के लिए बोलती है तो चंदन सोचता है। चलो आज बच गया, शायद ये राशन का भूल गई है, कल मैं याद से राशन ले आऊंगा। ठीक है, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूं, तब तक तुम खाना लगा दो और खुशी को भी बुला लो खाना खाने। खुशी तो कब का खाना खाकर सोने चली गई। ठीक है, फिर मैं आता हूं हाथ मुंह धोकर। चंदन हाथ मुंह धोने चला जाता है और रीमा खाना परोसकर चंदन का इंतजार करने लगती है। चंदन हाथ मुंह धोकर जैसे ही खाना खाने बैठता है वैसे ही रीमा राशन का पूछती है। क्या हुआ? तुम तो आज राशन लाने वाले थे ना, भूल गए क्या? रीमा का ये सवाल सुनते ही वो परेशान हो जाता है और मन ही मन में सोचता है। अब इसको कैसे बताऊं, मैंने अपने घर का राशन किसी को दे दिया है। चलो, अब झूठ तो नहीं बोल सकता हूं, जो सच है बोल देता हूं। हाँ, मैंने राशन तो लिया था, पर क्या तुमने राशन लिया था तो कहाँ है राशन? मैं जब रमेश काका के यहां से राशन लेकर आ रहा था तभी मंदिर के पास मैंने एक माँ बेटे को भीख मांगते देखा, तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने अपना राशन उनको दे दिया। क्या कहा तुमने? तुमने अपने घर का राशन उनको दे दिया? कब सुधरोगे तुम? मैं तो परेशान हो गई हूँ तुम्हारे इस मदद करने वाले आदत से। कभी तुम अपने खेत का काम छोड़ किसी की मदद करने लगते हो, कभी तुम अपने घर का राशन किसी को दे के चले आते हो। अब तो तुम घर का राशन दान कर आए हो, अब हम क्या खाएंगे? तुम्हारी इस आदत की वजह से किसी दिन हम भूखे मर जाएंगे। ऐसा क्यों बोल रही हो रीमा, मैं कल ले आऊंगा राशन। कल कहाँ से ले आओगे? आज का राशन भी तुम उधार पे लेकर आ रहे थे, तो कल फिर से उधार थोड़ी देंगे रमेश काका। तुम उसकी चिंता छोड़ो, मैं कल राशन ले आऊंगा किसी तरह। चंदन और रीमा दोनों खाना खाकर सोने चले जाते हैं। रीमा तो सो जाती है पर चंदन को नींद नहीं आ रही होती। चंदन खटिया पर बैठा हुआ था, तभी रीमा की भी नींद खुल जाती है। चंदन को जागा देख रीमा पूछती है। क्या हुआ, तुम अब तक सोए नहीं? नहीं, बस नींद नहीं आ रही है, तुम सो जाओ, मैं थोड़ा बाहर टहल कर आता हूं। ठीक है, तुम टहल कर आओ, मैं सोने जा रही हूँ। चंदन घर के बाहर आकर टहलने लगता है। टहलते टहलते चंदन सोचता है। रीमा को बोल तो दिया है, पर कल कहां से ले आऊंगा राशन? रमेश काका ने आज तो उधार दे दिया, पर कल किस मुंह से उनसे उधार मांगूंगा? चंदन जब ये सोच रहा होता है तभी उसके घर के बाहर एक बूढ़ी अम्मा आती है। बेटा, कुछ खाने को है क्या? बड़ी जोरों से भूख लगी है। रुको अम्मा, देखता हूं शायद रसोई में कुछ खाने को हो। चंदन जाकर कुछ खाने के लिए रसोई में ढूंढने लगता है, पर रसोई में केवल रोटी बची हुई थी। अरे ये क्या, बस रोटी है, अब क्या करूं? चलो एक काम करता हूं, अभी अम्मा को रोटी और गुड़ दे देता हूं, कम से कम उनकी भूख शांत हो जाएगी। चंदन घर के बाहर खड़ी अम्मा को घर में बुलाकर रोटी और गुड़ खाने को दे देता है। अम्मा का खाना खाकर हो जाता है, तभी चंदन उनसे माफी मांगने लगता है। अम्मा मुझे माफ कर देना, फिलहाल मेरे घर में यही खाने के लिए था, तो मैं आपको यही दे पाया। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुमने जो दिया बड़े प्यार से दिया, इसीलिए इसमें तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, तो मैं चलती हूँ, तुम्हारा धन्यवाद। ठीक है अम्मा, जैसा आपको सही लगे। अम्मा को खाना खिलाने के चक्कर में चंदन कल राशन लाने की चिंता को भूल जाता है और जाकर सो जाता है। अगली सुबह जब रीमा चंदन के लिए खाने का डिब्बा भरने जाती है तो देखती है कि रात को जो रोटी बची थी, जो उसने चंदन के डिब्बे के लिए रखी थी, वो गायब है। रोटियों को गायब देख रीमा चंदन को आवाज लगाती है। सुनते हो, जरा यहाँ रसोई घर में आना तो। रीमा की आवाज सुन चंदन रसोई घर में आता है। हाँ बोलो, क्या हुआ, कुछ काम है क्या? घर में आटा खत्म हो गया था और तुमने कल का राशन तो बांट दिया था, इसीलिए मैंने रात को 2-3 रोटी तुम्हारे डिब्बे के लिए बचाकर रख दी थी, पर जब सुबह आकर मैंने देखा तो वो रोटियां यहाँ नहीं हैं। रीमा से यह बात सुन चंदन परेशान हो जाता है और सोचता है। अरे ये क्या, अब ये मैंने क्या कर दिया? अगर अब इसे ये पता चला कि रात को मैंने वो बची हुई रोटियां अम्मा को खिला दिया, तो ये तो मुझे ताने मार मार कर पागल कर देगी। अरे रात को शायद चूहा वगैरह कुछ आया होगा, तो उसी ने खा लिया होगा। हाँ, शायद ऐसे ही हुआ होगा, पर अब तुम क्या लेकर जाओगे डिब्बे में? तुम मेरी छोड़ो,
घर में आटा खत्म हो गया है, तो फिर तुम और खुशी क्या खाओगी दिन में? तुम हमारी चिंता मत करो, हमारे लिए चावल है, हम वो खा लेंगे, पर आज तुम किसी भी तरह राशन ले आना। ठीक है, मैं आज कैसे भी राशन ले आऊंगा। चंदन तुरंत घर से निकलकर बाजार जाता है ताकि किसी तरह घर के लिए राशन का जुगाड़ कर सके। चलते चलते चंदन नदी के किनारे वाले पत्थर के पास आकर बैठ जाता है। अब क्या करूं? कहाँ से मिलेगा मुझे राशन के लिए पैसा? चंदन घर के राशन की चिंता कर ही रहा होता है, तभी वहां सामने से ब्रिजेश सेठ गुजर रहे होते हैं। ब्रिजेश सेठ चंदन को परेशान देख उसके पास जाते हैं। क्या हाल है चंदन? थोड़ा परेशान नजर आ रहे हो। कुछ हुआ है क्या? हाँ सेठ जी, एक छोटी सी परेशानी तो है। मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। सेठ जी, मेरे घर का राशन खत्म हो गया है और मेरे खेत की फसल भी अभी तैयार नहीं हुई है कि जिसे बेचकर मैं घर का राशन भरा सकूं। बस इतनी सी बात। तो एक काम करो ना, जाकर रमेश काका की दुकान से उधारी पर राशन ले लो और जब पैसे आ जाए तब दे देना। सेठ जी, यही तो परेशानी है। मैंने कल ही रमेश काका के यहाँ से राशन लिया था उधारी पर। फिर क्यों चाहिए तुम्हें राशन? सेठ जी, हुआ ऐसे कि कल मैं जब राशन लेकर घर जा रहा था तो मुझे मंदिर के पास एक माँ बेटे की जोड़ी मिली थी जिन्हें उस राशन की जरूरत मुझसे ज्यादा लग रही थी, तो मैंने वो उन्हें दे दिया। वाह रे चंदन, तुम्हारे भी क्या कहने। खुद के घर पर खाने को राशन नहीं है और तुम अपने घर का राशन किसी और को देकर आ गए। हाँ सेठ जी, पर मैं क्या करता, मुझसे उनकी तकलीफ देखी नहीं गई, इसीलिए दे दिया। और अब वापिस रमेश काका के यहाँ से उधार राशन तो नहीं ले सकता, इसीलिए परेशान हूं, क्या करूं। हाँ, तो परेशान क्यों हो रहे हो? मुझसे पैसे ले लो और जाकर राशन ले लो और जब तुम्हारे पास पैसे आ जाए तो दे देना। नहीं सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता हूं। अभी काका की उधारी हो गई है, उस पर आपकी भी उधारी हो जाएगी। ब्रिजेश जानता था कि चंदन उससे पैसे नहीं लेगा और वो उसको परेशान भी नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए वो एक तरकीब लगाता है। अगर ऐसी बात है तुम मुझसे पैसे नहीं ले सकते, तो तुम मेरे लिए काम तो कर सकते हो ना। आज तुम मेरे खेत पर चलकर काम करो, उसके बदले पैसे ले लेना और फिर घर का राशन भर लेना। ब्रिजेश सेठ से यह सुझाव सुन चंदन फौरन तैयार हो जाता है। हाँ, ये ठीक रहेगा सेठ जी। आज दिन भर मैं आपके यहाँ पर काम कर लेता हूँ, इसके बदले आप मुझे कुछ पैसे दे देना, इससे मेरा काम हो जाएगा। फिर क्या था, चंदन ब्रिजेश सेठ के साथ उसके खेत पर जाता है और जमकर मेहनत करता है। चंदन का काम खत्म होने के बाद ब्रिजेश उसे पैसे देता है और कहता है, देखो चंदन, अब राशन खरीद कर सीधे अपने घर ले जाना, यहाँ वहां दान मत कर देना। हाँ सेठ जी, चलो चलता हूँ। चंदन वहां से निकलकर सीधा रमेश काका के यहाँ जाता है। नमस्ते काका, थोड़ा घर के लिए राशन लेना था। हाँ बोलो ना बेटा, क्या क्या दूं? काका, बस वही चीजें दे दो जो कल दिया था। अरे क्या बात है, कल ही तो तुम राशन लेकर गए थे ना बेटा, इतनी जल्दी खत्म? कहीं भंडारा रखा था क्या? बस ऐसा ही कुछ समझिए। चंदन कल वाली पूरी बात रमेश काका को बताता है। तुम्हारा भी क्या कहना बेटा? काका, आपकी एक मदद चाहिए थी। मैं आज कुछ पैसे तो साथ लाया हूँ, पर मेरे पास जितने हैं उतने शायद पिछले और आज के राशन के हिसाब से थोड़े कम होंगे। ठीक है बेटा, तुम्हारे पास जितने भी है फिलहाल उतने दे दो, बाकी का जब तुम्हारे पास आ जाए तब दे देना। काका की यह बातें सुन चंदन बहुत खुश होता है और काका का धन्यवाद करने लगता है। धन्यवाद काका, मेरे पास जैसे ही पैसे आएंगे मैं आपका सारा कर्जा चुका दूंगा। इस बार चंदन काका के यहाँ से राशन लेकर सीधा अपने घर जाता है। चंदन घर पहुँचते ही रीमा को आवाज लगाता है। ओ रीमा, कहाँ हो? देखो तो मैं क्या लाया हूँ। चंदन की आवाज सुन रीमा वहां आ जाती है। चंदन के पास राशन की गोनी देख रीमा बोलती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आखिर आज तुमने कम से कम अपने घर का राशन किसी को दान नहीं किया। नहीं रीमा, मुझे भी पता है कि मुझे लोगों के साथ साथ अपने घर का भी ध्यान रखना चाहिए। फिर उस रात चंदन, रीमा और खुशी तीनों मिलकर खाना खाते हैं। कुछ दिन इसी तरह शांतिपूर्वक बीत जाते हैं। चंदन रोज अपने खेत पर जाता, खेत की फसल का जायजा लेता और फिर वहां से गांव में किसी न किसी की मदद करने निकल जाता। कुछ दिनों के बाद चंदन की फसल लहराने लगती है। अपनी लहराती फसल को देख चंदन कहता है। चलो, बहुत बढ़िया है। इस बार तो फसल बहुत ज्यादा मात्रा में हुई है। इसमें कुछ घर के लिए काम आ जाएगा और कुछ को बेचकर मैं मेरे छोटे मोटे कर्ज चुका दूंगा।
फिर क्या था, चंदन लग जाता है अपने खेत की फसल की कटाई में। देखते ही देखते वो सारी फसल को काट देता है। चंदन कटी हुई फसल को बोरियों में भर कर रख देता है। चलो कटाई तो हो गई, अब सारी बोरियों को एक एक कर घर ले जाता हूँ। फिर कल से कुछ बोरियों को बाजार में ले जाकर बेच दूंगा। चंदन धीरे धीरे एक एक कर सारी बोरियां अपने घर में लाकर रख देता है। इतना सारा अनाज देख रीमा बहुत खुश होती है। क्या बात है जी, लगता है इस बार तो फसल पिछले बार के मुकाबले दुगनी हुई है। हाँ, कुछ ऐसा ही समझो। आखिर मेरी मेहनत कहीं ना कहीं तो दिखाई देगी ही ना। हाँ, सही कहा तुमने। एक काम करना, तुम इसमें से कुछ बोरियां घर के लिए रख दो और बाकी का बाजार में ले जाकर बेच दो। इससे काफी अच्छी कमाई हो जाएगी। हाँ, मेरा भी कुछ यही इरादा है। बेचे हुए अनाज से जो पैसे मिलेंगे उससे रमेश काका की उधारी भी चुका दूंगा। ठीक है, जैसा तुमको सही लगे। फिर चंदन कुछ अनाज की बोरियां उठाकर रसोई घर में रख देता है। चलो अब हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक है, तुम खाना लगाओ, मैं आया हाथ मुंह धोकर। फिर अगली सुबह ओ रीमा, कहाँ हो? मैं बाजार जा रहा हूँ और साथ में अनाज की बोरियां ले जा रहा हूँ। लगे हाथ जितना हो सके बेच आऊंगा। चंदन की आवाज सुन रीमा वहां आती है। देखो, जा तो रहे हो अनाज बेचने, पर देखना कहीं दान मत कराना। अनाज बेचे हुए पैसों से ही मैं रोज के लिए साग सब्जी खरीद पाऊंगी। हाँ ठीक है, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं अनाज बेचकर पैसे घर ही लाऊंगा। और एक बात, आज कितनी बोरी लेकर बाजार जाओगे? सोच तो रहा हूं 2 बोरी लेकर जाता हूँ, फिर अगर अच्छे पैसे मिले तो कल से ज्यादा ले जाऊंगा। अगर 2 बोरी लेकर जा रहे हो तो कम से कम 1,000 रुपए बनने चाहिए दोनों के। वो कैसे? मैं कुछ समझा नहीं। देखो, हमारे फसल की गुणवत्ता काफी अच्छी है और मैंने बाजार में इस तरह की फसल कम से कम 500 रुपए बोरी बिकते देखा है। तो इसके हिसाब से हमारी 2 बोरियों की 1,000 हुए ना। अगर ऐसी बात है तो मैं भी 1 बोरी के 500 रुपए लूंगा। ठीक है, तो मैं जाता हूँ। हाँ ठीक है, जाओ, पर मेरी दोनों बातें याद रखना। चंदन अनाज की 2 बोरियां उठाता है और बाजार की ओर निकल जाता है। बाजार पहुंचकर वो एक छोटी सी जगह पर अपनी अनाज की बोरी रख लोगों को आवाज देने लगता है। आसपास से लोग आते जाते हैं और भाव पूछ पूछ निकल जाते हैं। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। कितना समय हो गया पर अब तक कुछ भी नहीं बिका। ऐसा चलता रहा तो ये अनाज की बोरियों को बाजार लाना व्यर्थ हो जाएगा। चंदन के अनाज की बिक्री नहीं हो रही थी। इससे परेशान हो वो भगवान से विनती करने लगता है। हे भगवान, क्या हुआ? आज का पहला ही दिन लगता है, मेरा खराब जाने वाला है। हे प्रभु, कुछ तो बिकवा दो, कम से कम कुछ पैसे तो घर लेकर जाऊंगा। चंदन भगवान से विनती कर ही रहा होता है, तभी एक गरीब लड़का उसके पास आता है। काका, मुझे थोड़ा सा अनाज दे दो। मेरे घर पर मेरी भूखी माँ है, उसने कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया है। इसके बदले मेरे पास कुछ पैसे हैं, ले लो। उस लड़के को देख चंदन पूछता है। कौन हो बेटा तुम? तुम्हें तो मैं पहली बार इस गांव में देख रहा हूं। काका, मेरा नाम किशन है, मेरे पिताजी नहीं हैं और मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब रहती है। मैं इसीलिए गांव गांव घूम कर कुछ खाने का इंतजाम कर उनका ध्यान रखता हूँ। किशन की दर्द भरी बातें सुन चंदन को बहुत बुरा लगता है। बेटा, तुम मेरा एक काम करोगे क्या? हाँ बोलिए काका, क्या करना है? बेटा, कुछ करना नहीं है, बस कुछ देर तुम मेरे साथ यहां बैठो। मैं ये एक गोनी अनाज बेच देता हूँ, फिर कुछ अनाज लेकर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलता हूँ। चंदन की बात मानकर किशन वहीं उसके बगल में बैठ जाता है। देखते ही देखते कुछ ही देर में एक धनी व्यक्ति आता है और चंदन से कहता है। और भाई, ये अनाज की बोरी कैसे दी? साहब, एक गोनी की कीमत पूरे 500 रुपए है, पर आपको जो सही लगे दे दीजिए। देखो भाई, अनाज की गुणवत्ता तो काफी अच्छी है, इसीलिए मैं तुम्हें 500 रुपए पूरे दूंगा। वो व्यक्ति चंदन को पैसे देता है और वहां से एक गोनी लेकर चला जाता है। अरे बेटा, तुम मेरे लिए आज बहुत भाग्यशाली हो। देखो, सुबह से कुछ भी अनाज नहीं बिका था और तुम्हारे आते ही मेरी एक गोनी बिक गई। ऐसा कुछ नहीं काका, सब नसीब का खेल है। मेरे आने से थोड़ी ऐसा हुआ होगा। चलो बेटा, मुझे तुम अपने घर ले चलो। ठीक है काका, चलिए मेरे पीछे पीछे आ जाइए। चंदन किशन के पीछे पीछे जाने लगता है और थोड़ी देर में चलते चलते चंदन किशन के साथ साथ गांव के बाहर चला जाता है। किशन बेटा, अभी और कितनी दूर है तुम्हारा घर? चलते चलते हम गांव के बाहर आ गए हैं।
थोड़ी देर में तो जंगल आ जाएगा। हाँ काका, बस हम आ ही गए हैं, मेरा घर जंगल के पास ही है। क्या कहा बेटा, तुम्हारा घर जंगल में है? हाँ काका। क्यों बेटा, तुम्हें कहीं और जगह नहीं मिली क्या रहने को? नहीं काका, क्या करते, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं थे कि हम कहीं जमीन लेकर घर बना सके। इसीलिए जंगल में ही एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। रुको बेटा, मैं आज ही गांव में लौटते समय गांव के मुखिया से बात कर लूंगा, ताकि वो तुम लोगों को रहने के लिए गांव में कहीं जगह दे सके। चलेगा काका, इससे तो हमारी बहुत मदद हो जाएगी। चलो बेटा, अब जल्दी जल्दी तुम्हारे घर चलते हैं, वरना अगर ज्यादा समय हो गया तो मुझे घर लौटने में भी देर हो जाएगी। ठीक है काका, चलिए। चंदन और किशन फिर से किशन के घर की ओर निकल जाते हैं। चलते चलते आखिर दोनों किशन के घर पहुंच जाते हैं। चंदन जब किशन के घर के अंदर जाता है तो देखता है किशन की माँ बिस्तर पर लेटी होती है। किशन की माँ की हालत काफी खराब दिख रही थी। माँ को सोते देख किशन आवाज लगाता है। उठो माँ, देखो आपसे मिलने कौन आया है। किशन की आवाज सुन उसकी माँ उठ जाती है। हाँ बोलो बेटा, कौन आया है? माँ देखो, ये काका आए हैं और अपने साथ ढेर सारा अनाज भी लाए हैं। अरे भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम गरीब को अनाज देकर बहुत पुण्य का काम किया है। इसके बदले भगवान भी आपको हमेशा धन धान्य से भरा रखे। अरे बहन, धन्यवाद कहकर मुझे पाप का भागीदार मत बनाओ। इस समय मुझसे ज्यादा इस अनाज की जरूरत आपको और किशन को है। और वो कहते हैं ना, जिसके नसीब में जो है उसको वो जरूर मिलता है। वैसे ही समझिए, ये अनाज आप लोगों के नसीब का है। क्या बात कही है भाई साहब आपने। सच में आपके जैसे अगर हर इंसान सोचने लगे तो कितने लोगों की मदद हो जाएगी। बहन, एक बात पूछूं आपसे, बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं भाई, पूछिए, क्या पूछना है? बहन, आप दोनों गांव से इतनी दूर रहते हो, उस पर आपकी तबीयत खराब रहती है। आप लोगों को डर नहीं लगता जंगली जानवरों का? डर किस बात का भाई साहब? अभी कुछ देर पहले जो आपने बात कही थी, मैं भी उस बात को बहुत मानती हूँ। हम गरीब के नसीब में जो लिखा है उसको तो हमें सहना ही होगा। और रही बात जंगल में रहने की, तो किशन के पिता के गुजर जाने के बाद घर का खर्च चलाना भारी हो गया था। और थोड़ी कुछ उनकी जमीन थी, वो भी उनके बड़े भाइयों ने छीन ली। तब से मैंने और किशन ने यहाँ रहने के लिए अपनी लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। अब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं बहन। मैं गांव में जाते ही सबसे पहले गांव के मुखिया से बात कर आप लोगों के रहने के लिए जगह दिलवा दूंगा। आपको क्या लगता है मुखिया जी मान जाएंगे? हाँ, क्यों नहीं मानेंगे, मैं हूं ना। अगर वो नहीं मानेंगे तो मैं आपको मेरी जमीन पर घर बनाकर दूंगा, पर अब मैं आप लोगों को यहां नहीं रहने दूंगा। ठीक है भाई साहब, आप एक बार मुखिया जी से बात करके देखिए। अगर वो मान जाए तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है बहन, मैं चलता हूं। अब मैं आप लोगों को कल मिलता हूं, मुखिया काका से बात करके। अरे रुकिए भाई, अब आप इतनी दूर आए हैं तो कुछ खाकर जाइए। मैं अभी आपके लिए कुछ बना देती हूँ। नहीं, रहने दीजिए, मुझे आज बहुत देर हो गई है। घर पर मेरे परिवार वाले भी इंतजार कर रहे होंगे, पर मैं कल आऊंगा तो पक्का खाना खाकर जाऊंगा। ठीक है भाई साहब, जैसा आपको सही लगे। चंदन किशन के घर से निकल के अपने घर की तरफ चला जाता है। चलते चलते चंदन अभी किशन के घर से थोड़ी दूरी पर आया ही था, तभी उसको याद आता है कि उसने अनाज के बदले किशन से कुछ पैसे लिए थे। हे भगवान, ये क्या करने जा रहा था मैं? अच्छा हुआ सही समय पर याद आ गया, वरना घर पहुंच जाता तो किशन के पैसे भी मुझे रीमा को देने पड़ते। चलो, अभी ज्यादा दूर नहीं आया हूं तो ये पैसे ले जाकर किशन को फिर से दे देता हूं। चंदन किशन के पैसे लौटाने फिर से किशन के घर की तरफ चला जाता है, पर जैसे ही चंदन किशन के घर के सामने आता है तो देखता है वहां कोई घर नहीं है। ये देख चंदन चौंक जाता है। ये क्या हो गया? अभी कुछ देर पहले तो यहां किशन का घर था और इतने ही देर में गायब हो गया। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं? नहीं, ये कोई सपना नहीं है। लगता है मैं रास्ता भटक गया हूं। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे पक्का याद है, यहीं पर तो किशन का घर था। ठीक उसके घर के बगल में यह झाड़ था जिस पर चिड़िया का घोंसला है। अब चंदन को थोड़ा डर लगने लगता है तो वो वहां से भागने की सोचता है। अब मुझे यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा है। फिलहाल मैं यहां से निकलता हूं, कल आकर किशन के पैसे लौटाने की सोचूंगा। चंदन बिना यहाँ वहां देखे सीधा वहां से भाग जाता है और अपने घर की ओर निकल जाता है। भागते भागते चंदन अपने घर पर आता है और रीमा को जोर जोर से आवाज लगाने लगता है।
चंदन को इतनी जोर जोर से चिल्लाते सुन रीमा वहां भागते भागते आती है। क्या हुआ, इतनी जोर से क्यों बुलाया? घर आते आते कहीं भूत देख लिया क्या? कुछ ऐसा ही समझो। चलो बहाने मत बनाओ, और ये बताओ अनाज की दोनों बोरियां बिकी या उन्हें दान कराए? चंदन अपने साथ हुए वाक्य से पहले ही थोड़ा डरा होता है और रीमा की ये बात सुन चंदन और थोड़ा सहम जाता है। अब इसको कैसे बता दूं मैं एक गोनी अनाज किसी को दे आया हूं और जिसे देकर आया वो वहां से गायब भी हो गया। बोलो, क्या सोच रहे हो? मुझे पता है कोई ना कोई बहाना बना रहे हो मुझे बेवकूफ बनाने के लिए। बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? अरे बोलने तो दो, बोलने दे नहीं रही हो और बोल रही हो, बोलो। हाँ तो सुनो, एक गोनी बिक गई और एक गोनी मैं किसी को दे आया हूं। रीमा ने जब ये बात सुनी तो वो तो आग बबूला हो गई। क्या कहा तुमने? एक गोनी ऐसे ही दे आए? मैंने तुम्हें सुबह ही मना किया था ना। कब सुधरोगे तुम? तुम्हें इतना समझाने के बाद भी तुम वही काम कराए? देखो रीमा, मैंने 2 गोनियों में से एक गोनी तो बेची है और मुझे उसके पूरे 500 रुपए मिले हैं। हाँ, पर मैंने सुबह क्या कहा था? तुम 2 गोनियां लेकर जा रहे हो तो दोनों बेच कर आना। दान करने नहीं बोला था, याद है ना? हाँ रीमा, मुझे सब याद है, पर तुम तो जानती हो मैं किसी को परेशान नहीं देख सकता। हाँ, ये सही है। तुम बाकी लोगों को परेशान नहीं देख सकते, पर हम घर वालों को परेशान करने मजा आता है। नहीं रीमा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जो भी करता हूँ सब तुम लोगों के लिए ही तो करता हूँ। चंदन इसी तरह मीठी मीठी बातों से रीमा को मना लेता है। चलो अब मस्का मत मारो और ये बताओ, एक गोनी किसको दान करके आए हो? आज जब मैं बाजार में अनाज बेच रहा था तो सुबह से दोपहर हो गई थी, पर कुछ भी नहीं बिका था। तभी अचानक एक लड़का आया जिसने मुझे कुछ पैसे दिए और कहा, काका, इतने पैसे में जितना अनाज आ जाए दे दो, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। उन्होंने कुछ खिलाया नहीं तो उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। मुझसे उसकी ये हालत देखी नहीं गई तो मैंने उसे अपने पास बिठा लिया और कहा, तुम थोड़ी देर रुको, मैं ये एक गोनी अनाज बेच देता हूं, फिर उसके साथ जाकर अनाज की एक गोनी उसके घर छोड़ाऊंगा। इतना बोलते ही वहां एक व्यक्ति आया और बिना मोल भाव के एक गोनी के 500 रुपए देकर ले गया। ये तो थोड़ा ताज्जुब की बात है। हाँ रीमा, आगे तो सुनो। क्या हुआ, जब मैं उसके साथ अनाज की गोनी उसके घर छोड़ने गया तो पहले तो उसका घर जंगल के अंदर, और जब मैं उसके घर उसकी मां से मिल अनाज की गोनी देकर वापिस आ रहा था तभी मुझे याद आया कि मेरे पास किशन के पैसे हैं। मैंने सोचा उसके पैसे वापिस कराता, पर मैं जैसे ही पैसे देने वापिस किशन के घर गया तो क्या देखता हूं वहां किशन का घर था ही नहीं। चंदन की ये बातें सुन रीमा भी चौंक जाती है। क्या कहा तुमने? कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? नहीं रीमा, मैं क्यों झूठ बोलूंगा तुमसे। चलो जाने दो, अच्छा हुआ तुम्हें कुछ नहीं हुआ। चलो अब खाना खा लो और आराम कर लो, फिर कल बाजार भी जाना है ना बाकी की गोनियां बेचने। ठीक है, चलो खाना लगा दो। चंदन खाना खाकर सो रहा होता है, तभी उसके सपने में लक्ष्मी माता आती है और कहती है, बेटा चंदन, मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे मेहनत से उगा हर अनाज सोने के बराबर होगा और आज के बाद कभी तुम्हें किसी चीज की समस्याएं नहीं होगी। और तुम्हें लोगों की मदद करना पसंद है ना, तो अब तुम्हारे पास इतना धन होगा कि तुम जितना मर्जी उतना लोगों की मदद कर सकते हो। चंदन सपने में लक्ष्मी माता को देखकर बहुत प्रसन्न होता है और जब वो उठता है तो देखता है सुबह हो चुकी होती है। चंदन तुरंत रीमा को आवाज लगाता है और अपने सपने के बारे में सब कुछ बता देता है। चंदन के सपने के बारे में सुन रीमा बोलती है, ये तो बहुत शुभ सपना देखा है तुमने। चलो कम से कम लक्ष्मी माँ तो तुम पर मेहरबान है। चलो अब नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर बाजार भी तो जाना है। हाँ बस तुम नाश्ता लगाओ, मैं अभी आया नहाकर। चंदन फटाफट नहाकर नाश्ता करने बैठ जाता है। वो जल्दी जल्दी नाश्ता कर बाजार जाने के लिए तैयार हो जाता है। आज कितनी गोनियां ले जाने की सोच रहे हो? कल एक गोनी का पैसा नहीं मिल पाया था ना, तो आज उसकी भरपाई कर दूंगा। आज 3 गोनियां ले जा रहा हूं। चंदन जब एक गोनी उठाने जाता है तो उससे वो गोनी नहीं उठती। अचानक इन गोनियों में ऐसा क्या आ गया जो ये इतनी भारी हो गई है। चंदन अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे उठाने की कोशिश करता है, पर जैसे ही थोड़ा उठाता है गोनी नीचे गिर जाती है और गोनी के गिरते ही उसमें से सोने के सिक्के बिखर के गिर जाते हैं। सोने के सिक्के देख चंदन और रीमा के होश ही उड़ जाते हैं। देखो रीमा,
क्या यह सब सही है या मैं अभी भी सपना देख रहा हूँ? नहीं, तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो, ये सब सही है। लगता है सच में लक्ष्मी माँ तुम पर प्रसन्न हो गई और अनाज की गोनियों में रखा अनाज सोने के सिक्के में बदल गया है। दोनों पति पत्नी मिलकर लक्ष्मी माँ को धन्यवाद करने लगते हैं और जिंदगी भर गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। दोस्तों, इस तरह चंदन की मदद करने की आदत ने आज उसे इतना धनवान बना दिया था कि उसे कभी अपना या अपने घर वालों का पेट काट कर दूसरों की मदद नहीं करनी पड़ेगी। अब उसके पास इतना धन था कि वो सभी गरीब बेसहारा लोगों की मदद कर सकता था।